हेलो फ्रेंड्स। तो हम आपके सामने लेकर आए हैं डीआरए से संबंधित जो भी एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं उसके हमारे जो एमसीक्यू 90 सीरीज़ है, एमसीक्यू 90 सीरीज़ उसका पांचवा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। पिछले 4 वीडियो में हमने 80 क्वेश्चन तक डिस्कस करे थे। इस पांचवें में हम रेस्ट जो बचे हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैं समझता हूँ आपको ये जो हमारे पिछले जिन्होंने हमारे वीडियो देखे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको हमारे सारे वीडियो मिले होंगे, तो काफ़ी लाभदायक आपको रहे होंगे, काफ़ी नॉलेजेबल रहे होंगे। तो इस सीरीज़ में हम जो बाकी बचे हुए सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि ये आपको उतने ही बेनिफिशियल होने वाले हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित हैं। तो इसमें मैं ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे हम एनबीएफसी पे भी लेकर आए हैं क्योंकि नया सिलेबस में जुड़ा है ये एनबीएफसी का चैप्टर, तो एनबीएफसी के ऊपर भी है। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ये। तो चलिए चलते हैं। और चलने से पहले हमारा सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आगे आने आने वाले जो वीडियो हैं वो भी आपको मिलते रहें। जल्दी 81वें हम 80 तक लिए थे हमने, तो 81वें वे जो क्वेश्चन है 81 से वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फिर आगे के। तो 81वां जो क्वेश्चन है 81 वो है सरफेसी अधिनियम कब बनाया गया, व्हेन वाज सरफेसी एक्ट इनेक्टेड। तो जो सरफेसी एक्ट है वो कब इनेक्ट हुआ था, कब बना था? 2003 में नहीं, 2004 में नहीं, 2010 में नहीं, बल्कि 2002 में बना था ये। ठीक है ना? तो 2002 यानी 20 का आंसर होगा। 82वां है बैंक किसकी ओर से निष्पादक और ट्रस्टी के रूप में भी कार्य कर सकता है। यानी कि बैंक जो है कैन आल्सो एक्ट एज एन एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर, बोरोवर, लॉकर होल्डर, एनी कस्टमर। वो किसी के लिए भी वो एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी के रूप में काम कर सकता है उसकी एसेट्स को मैनेज करने के लिए। तो किसी भी कस्टमर्स के लिए कर सकता है वो, जो बैंक का कस्टमर है अपना उसके लिए किसी के लिए वो एग्जीक्यूटिव या ट्रस्टी बन सकता है। तो आंसर बी हो गया इसका। आगे चलते हैं। 83 में क्या कहता है? अनुसूचित बैंक क्या है? व्हाट आर शेड्यूल्ड बैंक? शेड्यूल्ड बैंक कौन से हैं? बैंक लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। ऑल फॉरेन बैंक्स नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं, आईसीआईसी बैंक नहीं। यानी कि कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं लेकिन वो कौन से बैंक हैं जो आरबीआई एक्ट में उसके सेकंड शेड्यूल में शामिल हैं। यानी आरबीआई ने जिन बैंकों को अपने सेकंड शेड्यूल में शामिल किया हुआ है वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं, अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। 84वां है टू बी इफेक्टिव इन कलेक्शन एक्शंस एज ए डीआरए व्हाट शुड ही डू व्हाइल मीटिंग द डेप्टर। जब वो डीआरए से मिलने जा रहा है तो मिलते समय उसे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्रिएट फियर, डर पैदा करे उसके मन में, भ्रम पैदा करे, उसे चिंतित करे, कि है और अक्सर उसे सुरक्षित महसूस कराए, फील सिक्योर, या उसके मन से आशंकाओं को दूर करे, रिमूव अप्रहेंशंस फ्रॉम हिज माइंड। तो डी वाला जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा सही है कि वो जब उससे मिलने जा रहा है अगर उसको कोई भ्रम है, कोई डाउट है अपने उसके बारे में, लोन के बारे में या ओवरड्यू के बारे में, तो उसके रिमूव करे, उसके दिमाग से उन चीज़ों को निकाले, उसे समझाए कि वो क्यों उसे जमा करना चाहिए, उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या कितने ड्यूज हैं उसके ऊपर, तो उसको क्लियर करे, अप्रहेंशन जो भी हो उसको खत्म करे उसके दिमाग से आशंकाओं को। तो आंसर होगा इसका डी। 85वां है एक किराया खरीद समझौते के तहत एक उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण का स्वामित्व किसके पास होता है। यानी कि जो हायर परचेज सिस्टम में तो ऑनरशिप किसके पास में होती है? तो पहला ऑप्शन क्या है? द बोरोअर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लोन। बोरोअर के पास रहती है शुरू से? नहीं, हायर परचेज में नहीं रहती। विद द फाइनेंस कंपनी टिल द पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। तो ये फाइनेंस कंपनी के पास में होती है, जिसने फाइनेंस किया है। कब तक? जब तक कि उसकी लास्ट वाली किस्त का भुगतान ना हो जाए। लास्ट वाली किस्त का भुगतान होते ही वो परचेजर के पास में चली जाती है, उसके ओनर से। सी क्या है? द बोरोवर पेड हिज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नहीं, पहले इंस्टॉलमेंट से नहीं होती, बी एंड सी दोनों नहीं। बी इसका आंसर होगा। यानी कि जब आखिरी किस्त चुका देगा तो ओनरशिप उसके पास में ट्रांसफर हो जाएगी। हायर परचेज सिस्टम में है ये। 86वां है रिकवरी एजेंट नो नीड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। उसको निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
उचित ध्यान और कौशल का प्रयोग करना कर्तव्य है। उसकी ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल, यानी कि वो इस तरह से काम करे जैसे वो अपना कर रहा होता, उतना कौशल उसके पास में होना चाहिए, उतनी केयर होनी चाहिए। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है एजेंट के लिए, ठीक है ना। सी वाला क्या है? नो नीड टू केयरफुल वाइल कम्युनिकेटिंग, नहीं नहीं, केयरफुल तो रहना है। नो नीड टू रेंडर, ये भी गलत है। तो बी वाला ही सही है, इसको रीजनेबल वहाँ पर केयर होनी चाहिए और स्किल होना चाहिए उसके काम में। 87 में क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ ए क्रेडिट एजेंसी? क्रेडिट एजेंसी का रोल क्या है? इशूइंग वेरियस टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, नहीं। इवेल्युएटिंग लोन या क्रेडिट एप्लीकेशन ऑफ द कस्टमर्स, नहीं, उनकी जो है मूल्यांकन भी नहीं करना नहीं है। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपनीज, यानी कि जानकारी इकट्ठी करना कंपनियों के बारे में, लोगों के बारे में, और उस हिसाब से फिर उनको बताते हैं वो जो जानकारी चाहते हैं उनको। तो ये सी वाला ही सही है इसका। 88वां क्या है? डीआरए के अपने उधारकर्ताओं को संचार का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन का, द कम्युनिकेशन ऑफ डीआरए टू हिज बोरोअर शुड बी एम्ड एट, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? मिसलीडिंग एंड मिसलीडिंग, भ्रामक और गुमराह करने वाला नहीं, नहीं, स्पष्ट और सटीक होना चाहिए, क्लियर एंड प्रेसाइज होना चाहिए। जब आप डीआरए बोल रहा है, उसको बात कर रहा है उससे, तो वो जो बात करने में क्लियर हो और प्रेसाइज हो, ठीक है ना, थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इसका बी होगा। 89 क्या है? स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ कस्टमर्स इज ऑब्टेन्ड बाय द बैंक, जो उसके नमूने हस्ताक्षर है वो क्यों लेता है बैंक? काय के लिए लेता है? एज ए मेयर फॉर्मेलिटी, नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं होती। फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए तो पहचान के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सी क्या है? टू फॉलो फ्यूचर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हिम, यानी कि उसको जो फ्यूचर में, भविष्य में कोई इंस्ट्रक्शन देगा तो उसको फॉलो करने, बैंक को मानने के लिए, फॉलो करने के लिए। ये सही है। उसने चेक काटा तो चेक किस, जब आदेश दिया, चेक, चेक क्या होता है? आदेश है, एक ऑर्डर है कि फला फला व्यक्ति को आप पेमेंट कर दीजिए, तो उसको कब करेगा? जब उसके सिग्नेचर मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सी वाला सही है। केवाईसी नॉर्म्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सी वाला आंसर इसका सही है, कि उसके द्वारा दिए गए भविष्य के निर्देशों का पालन करने के लिए, क्योंकि उसके सिग्नेचर पहचान के उसके ऑर्डर का पालन करेगा बैंक। 90वां क्या है? ड्यूरिंग द विजिट ऑफ डीआरए टू द कस्टमर ही शुड, जब विजिट कर रहा था उसको क्या करना चाहिए? सो नॉर्मल कर्टसी एंड रेस्पेक्ट, बिल्कुल सामान्य शिष्टाचार और सम्मान दिखाना चाहिए। नीड नॉट सो रेस्पेक्ट एंड, जरूरत नहीं है सम्मान दिखाने की, नहीं नहीं, विशेष सम्मान, विशेष ध्यान दिखाना चाहिए, विशेष की भी जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। ए है सामान्य शिष्टाचार, जो एक होता है सम्मान दिखाना चाहिए, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली आदमी है, ठीक है। तो आंसर इसका ए होगा। 91वां क्या है? इलीगल मीन्स अंडर एएमएल केवाईसी गाइडलाइंस, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर इलीगल का मतलब क्या है? क्या है? नशीले पदार्थों की तस्करी, हाँ इलीगल है। अवैध हथियारों का व्यापार इलीगल है। रिश्वत इलीगल है। वेतन नहीं है, व्यवसाय चाहे वो भी सही है, ये नहीं है, व्यवसायी का है, ये सारे सही। ये वाला इसका आंसर है इसका, कि इलीगल मनी यह है। 92 क्वेश्चन में क्या है? भारत में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी का प्राथमिक कार्य क्या है? यानी प्राइमरी फंक्शन क्या है उसका? एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको मना है कि वो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह नहीं खोल सकती, यानी ऐसे डिपॉजिट जो 1 साल से नीचे पेविल हो, ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, वो कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं वो। इशूइंग करेंसी नोट नहीं कर सकते। मैनेजिंग सर्विस, सेविंग अकाउंट खोल ही नहीं सकते वो। तो बी आंसर है, कि वो लोन दे सकते हैं, उनका काम क्या? प्राथमिक लोन देना, ऋण सुविधाएं प्रदान करना। बी। 93 में क्या है? भारत में एनबीएफसी को कौन सी नियामक संस्था नियंत्रित करती है? रेगुलेटरी बॉडी कौन है एनबीएफसी की इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी तो स्टॉक एक्सचेंज है, उसको कंट्रोल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं। इंडियन बैंक आईबीए नहीं, आईबीए में दूसरे बैंक होते हैं, उसके मेंबर होते हैं, वो भी रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो रेगुलेटरी बॉडी है। तो आंसर होगा इसका ए। 94वां है, एनबीएफसी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, उसको काय के लिए रोका गया? एनबीएफसी को प्रतिबंध किया गया है
ऋण और अग्रिम प्रदान करना नहीं, इससे नहीं रोका गया है। क्रेडिट कार्ड जारी करना कर सकती हैं, ऋण भी दे सकती हैं। मांग जमा स्वीकार करना, स्विंग एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट, ये रोका गया है। वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती, या 1 साल से नीचे का डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो कर सकती हैं। तो आंसर होगा इसका सी। 95 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिपॉजिट इंश्योरेंस फॉर एनबीएफसी इज ट्रू? एनबीएफसी के लिए जमा बीमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी बैंकों का जो डिपॉजिट होता है वो डीआईसीजीसी से 5 लाख तक का कवर होता है, यानी कि जो भी डिपॉजिटर का पैसा हो 5 लाख तक इंश्योर्ड होता है बैंकों का, ठीक है ना। एनबीएफसी बैंक नहीं है। तो क्या क्या ऑप्शन है? एनबीएफसी के पास सभी जमा राशियां डीआईसीसी द्वारा प्राप्त प्रति जमा करता 1 लाख तक बीमाकृत होती है, नहीं, गलत है। एनबीएफसी को निजी बीमा कंपनियों के पास सभी जमा राशियों का बीमा कराना आवश्यक है, ये भी गलत है। एनबीएफसी जमा राशियों का किसी भी एजेंसी द्वारा बीमा नहीं किया जाता है। एनबीएफसी का बीमा नहीं होता है जमा राशियों का, ठीक है ना। डी में क्या कहता है? केवल सेबी के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के पास जमा राशियां ही बीमा करते हैं ना, ये भी नहीं सही। एनबीएफसी का डिपॉजिट कहीं से इंश्योर्ड नहीं होता, सी आंसर हुआ। 96 क्या है? किस प्रकार की एनबीएफसी मुख्य रूप से घरों की खरीद या घरों के निर्माण के लिए वित्त प्रदान करने का ध्यान केंद्रित करती है? तो घरों के लिए कौन देती है? हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां। तो आंसर ए। 97 क्या है? विच एनबीएफसी कैटेगरी प्राइमरीली डील्स विद लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट, जो लीज पे देती है इक्विपमेंट्स को, वो कौन सी कंपनी होती है? एसेट फाइनेंस कंपनी होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होती। वो तो इन्वेस्टमेंट तो बॉन्ड या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। लोन कंपनी दूसरे लोन देती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करती हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? ए। एसेट फाइनेंस कंपनी जो होती है लीज पे ये देती है। 98 क्या है? एक एनबीएफसी द्वारा जनता से सावधि जमा स्वीकार करने की अधिकतम अवधि क्या है? यानी फिक्स डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करती है वो कितने साल के लिए एक्सेप्ट कर सकती है, उसकी क्या सीमा है एनबीएफसी के लिए? 1 साल नहीं, 3 साल नहीं, 5 साल है, 7 साल भी नहीं है। तो अधिकतम सीमा अवधि 5 साल। एनबीएफसी आगे है 99वां। एनबीएफसी वर्गीकरण के अंतर्गत, यानी अंडर द एनबीएफसी कैटेगराइजेशन, व्हाट डज द टर्म डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इम्प्लाई? जमा लेने वाली एनबीएफसी जो है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, वो क्या क्या अर्थ है इसका? कौन सी एनबीएफसी? एन एनबीएफसी दैट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एन एनबीएफसी दैट कैन एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। सी क्या है? एन एनबीएफसी दैट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। एन एनबीएफसी दैट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट ओनली फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ये भी गलत है। तो बी ही सही है इसका। एन एनबीएफसी दैट कैन एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट, जो सावधि ऋण जो है सब करती है, वो एक्सेप्ट करती है। तो आंसर होगा इसका बी। 100वां क्या है? विच एनबीएफसी कैटेगरी इज प्राइमरली एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग लोन टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, जो छोटे छोटे ऋण देती है, छोटे, है ना, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, छोटे हैं, उनको लोन देती है वो। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां होती हैं ये, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए। 101 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस टियर इन द आरबीआई स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसीज? तो जो आरबीआई का जो स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसमें बेस लेयर क्या होता है सबसे? तो बेस लेयर कौन सा होता है? टायर टीयर वन नहीं, एनबीएफसी बेस लेयर, यानी 4 लेयर होती हैं उसमें। बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। तो सबसे जहाँ पे कम आरबीआई को रेगुलेटरी अपना नॉर्म्स बनाने की जरूरत पड़ती है, वो बेस लेयर होता है। तो उसमें जो बेस लेयर में जो कंपनियां हैं, जो जिन पर कम ध्यान देने की जरूरत है, वो बेस लेयर में आती हैं। तो आंसर होगा इसका बी। 102 में क्या है? हाउ मेनी टायर्स आर देयर टिपिकली इन द स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क? स्केल आधारित जो विनियामक ढांचा है, जो आरबीआई ने एनबीएफसी को रेगुलेट करने के लिए बनाया है, ठीक है ना।
तो कितने तरह के ढांचे बनाए, कितने तरह के स्केल बनाए इसमें? 4 तरह के बनाए इसमें। एनबीएफसी बेस लेयर, एनबीएफसी मिडिल लेयर, एनबीएफसी अपर लेयर और एनबीएफसी टॉप लेयर। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, तो सी में ये चारों हैं। डीएल, एमएल, अपर लेयर और टॉप लेयर टीएल। 103 में क्या है? टू बी ए एनबीएफसी, एक एनबीएफसी बनने के लिए द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपनी, यानी किसी कंपनी को अगर एनबीएफसी कहलाना है तो उसको क्या क्या पूरा करना पड़ेगा? उसमें क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स शुड बी मिनिमम 50% ऑफ टोटल एसेट्स, यानी इसकी जो टोटल एसेट्स है उसका 50% फाइनेंशियल एसेट होनी चाहिए। एंड आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है उसका 50% फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स से होना चाहिए। तो ये आंसर इसका 3 का ये ए वाला है। ये कि कम से कम उसकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है 50% होनी चाहिए, और जो प्रॉफिट है वो भी 50% कहाँ से आना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स से आना चाहिए। तो आंसर इसका ए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे MCQ 90 सीरीज जो है, इसमें 103 क्वेश्चंस जो हैं हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये आपको, अगर आप मेरे 5 वीडियो देखेंगे तो ये आपको एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आपको बेनिफिशियल रहेंगे काफ़ी, इसी से मिलते जुलते आते हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, इनको देखें सभी को, और बार बार इसको अपना रिपीट करके देखें इसको। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे ये। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बैंकिंग टॉपिक्स पर अपने जो आपसे रिलेटेड हैं या बैंक से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, मैं उन पर नए नए वीडियो अभी लेकर आऊँगा आगे, जिससे वो वीडियो आपको मेरे मिलते रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे वीडियो मेरे जो है आपको इस सीरीज़ में बहुत ही यूज़फुल रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियोज़ में।